बहुत बहुत सबका स्वागत है आज के इंटरेस्टिंग लाइव में। और मैं हूं हेमा, सिंगापुर से आप सबका स्वागत करती हूं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान के साथ आज मेरी मुलाकात होने वाली है और मैं उनके काम की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन भी हूं। सो आशा करती हूं इसको मैं शुरुआत करूंगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जो ये शेर है, ये जो आज के मेहमान हैं उनके ऊपर बहुत खूब जाता है। आज के स्पेशल गेस्ट हैं कमलजीत हैयर। पेशे से लॉयर थे और अब एडवोकेट करते हैं सस्टेनेबल एंड रीजेनरेटिव फार्मिंग, और अपने पूरे पैशन के साथ ही इज वर्किंग फॉर हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी फ्यूचर कॉन्सेप्ट। लाइव में आप बने रहिए अंत तक। इनकी बातें, इनकी फिलॉसफी और इनका काम, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर समबडी हु बिलीव कि नेचर के साथ जुड़ के हमें काम करना है और तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो कमलजीत हैयर जी हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प इंसान है। पहले वो लॉयर थे, मैं तो कहूँगी अभी भी वो लॉयर हैं, बट वो अभी एडवोकेट करते हैं एग्रीकल्चर को, नेचुरल एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबिलिटी को, सॉइल हेल्थ को। और उनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत ही अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है और मैं उस सोच के साथ बहुत बहुत रिलेट करती हूँ। एनवायरमेंट को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं, मिट्टी को, इंसान को और आगे आने वाले फ्यूचर के जो लोग हैं उनको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, और किस तरह से एक बहुत अच्छा प्लान है उनके पास। बहुत ही कहते हैं ना, मैं तो ये कहूंगी कि वो लाला लैंड में नहीं है, वो रियल लैंड में है, बट वो कर रहे हैं और फिर उनका ये प्लान्स हैं। जल्दी कमलजीत जी हमारे साथ होंगे और आप सबसे हम बातचीत करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। नमस्ते कमलजीत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते सिंगापुर से। और ये पंजाब का हरा भरा आपका जो खेत है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। सो मैंने ऑलरेडी लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया है, पर काफी चीजें तो आपसे बात करके ही पता चलेगा। तो सबसे पहले कमलजीत जी, मैं जो शुरुआत करना चाहूंगी आपसे, एक शब्द में मिट्टी आपके लिए क्या है? हाँ, मिट्टी मेरे लिए सब कुछ है, मेरा जीवन है मिट्टी, और हम मिट्टी से ही बनते हैं। अगर मिट्टी बीमार है तो हमारी सेहत तंदुरुस्त नहीं हो सकती। अगर मिट्टी बीमार है तो हम भी बीमार होंगे। तो मिट्टी में पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही हमने समा जाना है, तो मिट्टी ही सब कुछ है। देखिए, आप समझ सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल आई टोटली रेजोनेट। और आई थिंक जो भी इंसान एक सेंसिबल इंसान है वो इस डेफिनेशन और इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, कहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला जो क्वेश्चन है, कहते हैं हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है। सो कंवलजीत जी, मेरा पहला आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग आपने शुरू की, ताकि आपका सफर बहुत ही बहुत ही अलग सा रहा कि आपने पहले लॉयर थे, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, फिर नेचुरल फार्मिंग किया। सो आपके ये जो जर्नी है उसमें जो चेंजेस आए, ऐसा कौन सा पल था जब आपके मन ने कहा कि अब मेरे को खेती करनी है पर अलग करनी है? तो हमें जरा उस पल के बारे में बताइए आप। जी, मेरा थोड़ा कैमरा सेट नहीं हो रहा, इसलिए मैं हाथ में ये पकड़ के थोड़ा थोड़ा घूम फिर के मैं आपको जवाब दूंगा। मैं अपना फॉर्म भी दिखाता रहूंगा साथ साथ में। जी जी। मेरा नाम कमलजीत सिंह हेयर है, मेरा गांव है सोहनगढ़, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, पंजाब में मेरा गांव है। और मैं पेशे से वकील था। सन 2000 में मैंने वकालत स्टार्ट की। बहुत जल्दी मेरी वकालत में एस्टेब्लिश हो गया और मेरी प्रैक्टिस बहुत जल्दी 2-3 साल में ही 1.5 लाख रुपए महीने पर मैं पहुंच गया। और इसके साथ मेरे पास काम और इकट्ठा होता गया, मेरी वकालत और स्टेब्लिश होता गया। धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी, सेहत की कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, परिवार में समस्याएं आई कुछ। 1996 में, पुरानी बात है, मेरा छोटा भाई था, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया और 2 साल वो कोमा में पड़ा रहा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। उसके बाद 2006 में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे फादर, जिनकी आयु 53 ईयर थी, और 53 ईयर एज में उनको हार्ट अटैक आया और हमने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और 5-6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई।
तो ये 2 अननेचुरल डेथ्स मैंने अपनी फैमिली में देखी, और इसके साथ ही मुझे 3 सर्जरीज रिकमेंड हो गई 2006 के बाद 7-8 में आते-आते। हम्म। और मुझे सारे शरीर में गांठें बन गई, मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर ने कहा सर्जरी है। मुझे गले की एक प्रॉब्लम आ गई, उसके बारे में भी डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इसको मैं सर्जरी नहीं करवानी चाहता था, तो मैं इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था कि क्या किया जाए कि सर्जरी ना करवानी पड़े। तो ऐसे ढूंढता ढूंढता मैं पहले तो योगा करने वाले लोगों के संपर्क में आया, और मैंने 2-3 साल बहुत शिद्दत से योगा किया। और उसके बाद फिर मैं कुछ डाइटिशियनों के चक्कर में पड़ा, क्या क्या खाना चाहिए, हमारा फूड क्या होना चाहिए। हम्म। तो 2-3 साल मैं वहाँ रहा, और उसके बाद भी लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ये सर्जरी डॉक्टर बोल रहे हैं जल्दी करवाओ, आपको करवानी ही पड़ेगी। तो मीन टाइम मेरा संपर्क हुआ, एक हमारे पंजाब में एक एनजीओ है खेती विरासत मिशन, और खेती विरासत मिशन के जरिए मैं डॉक्टर ओम प्रकाश रुपेला जी से मिला। डॉक्टर ओम प्रकाश रुपेला जी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे हैदराबाद में, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इक्रीसैट, वो इक्रीसैट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे। उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, तो वो सॉइल के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि सॉइल ही सब कुछ है, हमारी हेल्थ का सीधा ही संबंध सॉइल से है। तो उनको और गहराई से समझा, तो उन्होंने बोला कि पंजाब इज ए डाइंग सिविलाइजेशन, पंजाब जिस तरफ बढ़ रहा है वो कोई बहुत हालात अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि पंजाब आने वाले समय में बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। उसका कारण जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जितना न्यूट्रिशन माइनिंग हुआ है, उसका इम्पैक्ट इसकी सॉइल हेल्थ पे पड़ा है, और सॉइल हेल्थ जब वीक होगी तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा। तो पंजाब में आने वाले समय में हेल्थ क्राइसिस बहुत सीवियर होंगे, इन ऐसा उनका मानना था। तो जब मैं उनको उनके साथ और एसोसिएट होता गया, तो कमल जी मुझे मैं जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जब ये बता रहे हैं जब आपको ये गांठें थी और कैंसर था और ये सब, ये कौन से साल, कितने साल की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये 2006-7 की, 2006 2006 6 मतलब? हाँ। अभी काफी साल हो गए हैं उसको। काफी साल हो गए हैं। ओके। और तो आप रुपेला जी जो है, डॉक्टर रुपेला, बिकॉज आई थिंक जिंदगी में कभी कभी एक इंसान होता है जो हमारी बिल्कुल सोच बदल देता है, तो जहां तक मुझे लगता है उन्होंने आपको सॉइल, कहते हैं ना, सॉइल हेल्थ के बारे में जब जागरूक कराया, तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में। जी सो जी रुपेला जी की थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए, उनकी इंटरेक्शन जो आप बता ही रहे हैं, उनके हाँ साथ आपकी मुलाकात कौन से साल में हुई? हाँ, रुपेला जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था सन 2012 के एंड में। ओके। 2012 के एंड में उन्होंने पंजाब आए थे, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला था कि पंजाब बहुत सीवियर संकट की ओर बढ़ रहा है। ओके। उसका कारण ग्रीन रेवोल्यूशन ही उन्होंने बताया था। तब मैं उनको मिला था जैतो में 2012 में, 2012 का एंड था। तो तो यानी कि उनका 2006 में जब आप जूझ रहे थे अपनी हेल्थ इश्यूज के साथ, और थोड़ा सा आपने कहा ना आपने डाइट और योगा वो सब किया, तो जी 6 साल के बाद आपको डॉक्टर रुपेला जी के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने आपको एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में लाया। जी 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 तो डॉक्टर जी रुपेला से मिलने के बाद आपको कौन सी, मतलब आपकी सोच में सबसे बड़ा बदलाव सॉइल को लेके आया, लेकिन उससे कौन सी ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे हमें जो आपको दिल को छू गई और उसने आपको एकदम 180 डिग्री टर्न करने के लिए, चेंज करने के लिए प्रेरित किया? हाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो खेती है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उन्होंने जो बताया ना वो बहुत मेरे लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने बोला कि हमारे जो मनुष्य है, सारा इस प्लेनेट पे जितना भी ह्यूमन बीइंग है, वो सभी सभी हेल्थ क्राइसिस में पड़ रहा है। तो इसको क्या समझा जाए? अगर किसी एक रीजन में लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ का फूड खराब है, और मान सकते हैं कि यहाँ की एग्रीकल्चर पॉलिसीज या फूड की पॉलिसीज गलत है। जी। लेकिन ये तो पूरे प्लेनेट पे ही ह्यूमन बीइंग्स बीमारियों में ग्रस्त हो रहा है, और हम्म। पूरे प्लेनेट पे एवरेज एज जो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो गिर रही है। ऐसा क्या कारण है?
तो उन्होंने बताया हम्म कि जो हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो फूड है, हमारे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। और जो हम्म, फूड है वो कहाँ से आएगा, वो एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रीकल्चर लैंड से आएगा। जी और एग्रीकल्चर में जो खेती है हमारी, वो पिछले 100 साल में वो रिसाइकलिंग मॉडल से माइनिंग मॉडल की तौर बढ़ गई है। अब हमारा हम्म किसान जो खेती कर रहा है वो माइनिंग कर रहा है। वो हम्म पहले तो वो रिसाइकलिंग मॉडल था। जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये 20 एकड़ का खेत है, ये मेरे दादा का खेत है। मेरे जी दादाजी इस खेत में से मक्का, बाजरा, गेहूं निकालते थे और हम्म उसको कंज्यूम करते थे, तो और अपना एक्सक्रीटा फिर वापस इस खेत में रिसाइकल कर देते थे। जी जब ये खेती मेरे बाप ये मेरे मेरे दादा के जाने के बाद ये एग्रीकल्चर लैंड मेरे फादर के पास आई, और मेरे फादर ने यहाँ से गेहूं और चावल निकाला और उसको मार्केट में सेल कर दिया। जी वापस से रिटर्न तो कुछ किया ही नहीं। तो डॉक्टर पेला बोलते थे कि जो हमने देश का पेट भरने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया इस पंजाब हरियाणा में, और हम्म उसके साथ हमने यहाँ से ट्रेनें भर भर के गेहूं और चावल अ, पूरा देश को भेजा हम्म ट्रेनों पे। वो क्या था, वो हमारी मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स थे, हमारी मिट्टी, हमारे सॉइल का पानी था, हमने हम्म उसको ड्रेन कर दिया। तो हम्म इस ड्रेनेज के साथ हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए और हम्म न्यूट्रिशन ड्रेन हो गया। तो ये खेती पूरे पूरे प्लेनेट पे खेती का यही मॉडल है, और सारे प्लेनेट पे ऐसे ही हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड से न्यूट्रिशन निकल रहा है और हम्म, रेजिडेंशियल लैंड पे बैठ के कंज्यूम किया जा रहा है, और वापस सॉइल को रिटर्न क्या है, जीरो, कुछ भी वापस तो नहीं जा रहा। तो बिल्कुल। ये वन साइडेड फ्लो है न्यूट्रिशन का, फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड टू रेजिडेंशियल लैंड। तो हम्म ये जो मॉडल है खेती का, ये फॉल्टी डिजाइन है। ये फॉल्टी डिजाइन हमें बहुत बड़े विनाश की ओर ले जाएगा, ये डॉक्टर रुपेला का मानना था। तो तो आई मेरा थिंक बिल्कुल कवलजीत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज फूड जो खाना है और जो न्यूट्रिशन है वो सभी, इट्स एवरीबडीज बिजनेस। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये तो मेरा बिजनेस नहीं है, हाँ ये हाँ सिर्फ हाँ फार्मर्स का काम है। नो, इट इज एवरीबडीज बिजनेस, बिकॉज हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी देश के कोने में रह रहा हो, फूड इज एवरीबडीज बिजनेस। बिल्कुल लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे मिट्टी, मतलब उनकी सोच जो है वो मिट्टी पर जाती है, क्योंकि वो वहीं से निकल के फूड हमें मिट्टी से ही मिल रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न आपके साथ ये होगा कि मैंने अक्सर सुना है, आप कहते हैं कि फार्म है, जो मिट्टी है, उसका कार्बन उसी में रहना चाहिए। ये आपकी फिलॉसफी मैंने बहुत आपके इंटरव्यूज में सुनी है, जो कि मुझे बहुत टच करती है, और आई थिंक विच इज, जो कि सच्चाई भी है कि, और आप इस पे बहुत जोर डालते हैं। तो अगर इसे हम 10 साल के बच्चे को समझाना चाहें कि मिट्टी का कार्बन उसी में रहना चाहिए, तो आप उसको किस तरह से समझाएंगे, और अगर हमने वो नहीं किया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? जी। मैं पहले थोड़ा सा आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा कि जी हमारे जो फूड हम खा रहे हैं, एक एक 10 साल का बच्चा है, वो एक थाली में फूड खा रहा है, तो हम उसको पूछें कि आपके इस फूड में क्या क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं, क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं इस फूड में। जी तो हम आम आम लोगों से भी पूछें कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या डीमेरिट्स है, तो मोटे तौर पे रफली दो ही डीमेरिट्स सामने आएंगी। पहली डीमेरिट्स आएगी कि इसमें अडल्ट्रेशन हो सकती है, इसमें हल्दी है, इसमें बेसन है, उसमें मिलावट हो सकती है। तो पहला डीमेरिट्स हम कॉमनली जो लोग सोचते हैं वो सोचते हैं कि इसमें अडल्ट्रेशन है। हम्म सेकंड, हम बोलें कि एक और डीमेरिट देखो क्या हो सकती है, तो सेकंड डीमेरिट्स लोग बताएंगे कि इसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो सकता है। वो केमिकल्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यू ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी हो सकता है, और वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू ड्यूरिंग स्टोरेज भी इस फूड में आ प्रिजर्वेटिव्स सकता है, के रूप में। हाँ, जी प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो ये दो डीमेरिट्स हो गए। मैं बोलूं कि और कोई डीमेरिट्स बताओ, तो यहाँ पे आके बात रुक जाती है। लेकिन हमारे फूड में 5 बड़े डीमेरिट्स हैं। तीसरा डीमेरिट्स है जिसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं होती, वो है न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। हमारे फूड में न्यूट्रिशन ही नहीं है। हमारा जीरो फूड क्या न्यूट्रिशन। है, हमारा फूड क्या है। मैं एक आदमी हूँ, मेरा मेरा जन्म पंजाब में हुआ है। जब मैं पंजाब में मेरा जन्म हुआ है तो मैं कनक चावल खाता हूँ। अगर मेरा जन्म हुआ होता राजस्थान में तो मैं बाजरा खाता। अगर मेरा जन्म वहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ होता तो मैं मिलेट्स खाता। अगर मैं जी केरला में होता तो मैं मच्छी खाता। तो मेरा फूड क्या है,
मेरा फूड कणक चावल मक्की बाजरा नहीं है, मेरा फूड तो न्यूट्रिशन है। मुझे तो हम्म। जिंक पोटाश मैग्नीशियम बोरॉन सोडियम चाहिए। वो जी। कहाँ से आएंगे? वो आएंगे तो मिट्टी से। मैं हम्म। मिट्टी से गेहूं उगा के खा लूं, या मैं मिट्टी से गेहूं उगा के मुर्गी को खिला दूं और मुर्गी काट के खा लूं, हम्म। जो मर्जी खाऊं मैं, वो मुझे तो न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे तो हम्म। तत्व चाहिए, जी। एलिमेंट्स चाहिए। वो आएंगे तो मिट्टी से। तो वो तीसरा बिल्कुल। बड़ी डीमेरिट्स हमारे फूड में है कि हमारे फूड में न्यूट्रिशन ही नहीं है। और हम्म। फोर्थ जो डीमेरिट्स है वो है नॉन ट्रेसेबिलिटी। कहा जाता है कि तंदुरुस्त रहने के लिए ईट रीजनल एंड सीजनल, अपने हम्म। इलाके का खाओ और अपने सीजन का खाओ। जी। अगर मैं मार्केट में जाता हूँ और मैंने हल्दी लेनी है, तो मैं एक ओपन स्टोर में गया और ओपन मार्केट में, और मैं स्टोर से हल्दी ले ली। मुझे उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं पता है वो कहाँ की है। हो सकता है वो हल्दी महाराष्ट्र से आई हो सकता है वो सिक्किम से आई हो सकता है वो कनाडा से आई हो। उसकी हम्म। ट्रेसेबिलिटी नहीं है फूड की। तो हम्म। ये बड़ा ऑर्गन है कि नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ फूड है। और जी। फिफ्थ जो डीमेरिट्स है वो है पेस्टिसाइड, वो है प्लास्टिक का रेजिड्यू। और ओके। सारा फूड जो है आज हमारे पास फ्रेश फूड तो है ही नहीं है, सब पैकेट फूड लोग खा रहे हैं। और बिल्कुल। पैकेट हाँ। फूड की सारी सारी पैकेजिंग है वो प्लास्टिक में है, तो उसका प्लास्टिक रेजिड्यू फूड में आ रहा है। तो ये 5 बड़ी डीमेरिट्स हैं फूड की। जी। तो इसको जैसे मैंने न्यूट्रिशन की बात की है कि हमारा फूड न्यूट्रिशन है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम्म। वो न्यूट्रिशन सॉइल से ही आना है। तो हम जो भी खाते हैं वो सॉइल में ही उगता है, और सॉइल हम्म। में न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारे फूड में कैसे आएगा? सो आपका कहना है कि अगर हमारी सॉइल में जीरो कार्बन है या जीरो न्यूट्रिशन है, तो कुछ भी उगा लो, चाहे वो बहुत बड़ा बड़ा दिखने में लगे और बहुत फसल हो रही है, लेकिन उसमें जीरो न्यूट्रिशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सॉइल में कहते हैं ना, अगर वो सॉइल इट्स लाइक अगर हमारी बॉडी ही खोखली है तो उसमें आप कुछ भी डालो तो आपने कुछ जो भी निकल के आएगा वो भी जीरो ही होगा। सो जी। सो ये कार्बन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बताइए कि अगर फिर न्यूट्रिशन को कैसे, बिकॉज आई थिंक आई हैव लिसन टू योर मेनी कॉन्वर्सेशंस, उसमें आपने बताया है कि फार्म का कार्बन फार्म में ही रहना चाहिए। सो जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था कंवलजीत जी, उसको आंसर करके बताइए कि अगर एक 10वीं क्लास का बच्चा या एक 5th ग्रेड का बच्चा है, उसको बताना है कि इसका क्या मतलब है कि फार्म का कार्बन फार्म में रहना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। और हाँ, अगर ये हट बिल्कुल जाता है तो उसका नुकसान तो डेफिनेटली आपने बता ही दिया कि न्यूट्रिशन गायब हो जाता है उससे, राइट? बिल्कुल। हाँ, मैं एक बच्चे को समझाना हो तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा। एक 10 साल का बच्चा है, मैं उसको समझाऊंगा। तो हम एक फर्टाइल लैंड लेते हैं, एक फर्टाइल मिट्टी लेते हैं, दो जी। तीन किलो फर्टाइल मिट्टी लेते हैं और उसको एक गमला 1 फीट बाय 1 फीट का एक गमले में उसको डालते हैं। और उस गमले को डाल के, गमले में उस मिट्टी को डाल के हम उसमें 4 आलू पोटैटो रख देते हैं जी। और उसको ट्यूब में रख देते हैं, उसको पानी पाते रहते हैं। तो हम्म। 3-4 महीनों में उस गमले से हमें 2 kg के आसपास वो आलू मिल जाएंगे, फसल के ओके। रूप में, प्रोड्यूस के रूप में। जी। हम उस आलू को निकाल लेते हैं, उसकी सब्जी बना लेते हैं और दोबारा फिर उसी सॉइल में हम 4 पोटैटोस रख देते हैं दोबारा ग्रो करने के लिए। जी। अब दूसरी बार जब हम उसको ग्रो करेंगे तो हमें वो 2 kg आलू नहीं मिलेंगे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस मिट्टी में से न्यूट्रिशन निकाल लिया पोटैटोस के रूप में। तो दोबारा उस हम ग्रो करेंगे तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी। और जी। तीसरी बार हम उसको ग्रो करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन और लो हो जाएगी। मतलब क्या है इसका? कि हमने मिट्टी में से न्यूट्रिशन निकाल लिया फसल के हम्म। रूप में। तो इसी को हम बड़े लेवल पे खेत में डालते हैं। और 1 एकड़ का खेत है तो उसमें हमने कणक गेहूं उगाया और चावल बोया, और हम्म। उसको हमने काटा और काट के निकाल के वो ट्रॉली भर के हमने मार्केट में सेल कर दिया। जी। तो कुछ ना कुछ तो गया है ना इस मिट्टी से। वो क्या गया है? वो इस मिट्टी के तत्व हैं, न्यूट्रिशन। इस मिट्टी का हम्म। न्यूट्रिशन है। उसको वो तो हम्म। चला गया और वापस तो आया नहीं। तो ये तो वन साइडेड फ्लो हो गया ना। वो नेचर हम्म। में वन साइडेड तो कुछ भी नहीं है। जी। कुछ भी यूनिलेटरल नहीं है, सब कुछ हम्म। बायलेटरल है। तो बिल्कुल। हमारा एग्रीकल्चर का जो डिजाइन है पूरे प्लेनेट पे, ये यूनिलेटरल डिजाइन बन गया है।
तो ये यूनिलेटरल डिजाइन कब तक सस्टेन करेगा? हाँ, चल सकता है, मैं 10 साल चल सकता है, 20 साल चल सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल थोड़ी है। ऐसे कैसे चलेगा कि हम निकालते जाएं, एग्रीकल्चर से निकालते जाएं और वापस कुछ भी ना करें? ये कैसे हो सकता है? तो मुझे इसकी समझ पड़ी 2023 में आके, तो जनवरी अच्छा। 2024 में मैं शिफ्ट कर गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ओके। तो ये मेरा 20 एकड़ का फार्म है और जी। 20 एकड़ के फार्म से मैं कुछ भी नहीं निकालता हूँ। मैं ओके। अपने खेत की बाउंड्री से कुछ भी बाहर नहीं जाने देता। जो जितनी भी प्रोड्यूस है मेरे पास, यहाँ 30 स्पीसीज हैं, फ्रूट की हैं, बायोडाइवर्सिटी पे काम किया है, और सारी फसलें हैं, हर तरह की फसलें हैं, हर हर किस्म का यहाँ पे फूड ग्रो करता हूँ। लेकिन मैं ये फूड बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे कुछ भी लोग आए, यहाँ पे खाएं, यहाँ पे रहें, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन साथ नहीं ले जा सकते। तो जब मैं इस मॉडल की बात करूंगा तो आपके जो व्यूवर्स हैं उनके मन में एक सवाल आएगा कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मॉडल की बात करेंगे तो ऐसे तो अगर सारे लोग यही खेती करने लग जाएं तो फिर तो सोसाइटी सरवाइव कैसे करेगी? वो जो लोग शहरों में बैठे हैं उनके पास फूड कैसे जाएगा? अगर सभी लोग किसान ऐसे ही करने लग जाएं तो वहां पे सिटीज में फूड कैसे, कहाँ से जाएगा? तो ये मॉडल है, ये तो एंटी सोसाइटी मॉडल है। एंटी सोसाइटी मॉडल है। मेरे मॉडल पे आप एक उंगल उठा सकते हो कि ये आप जिस मॉडल की बात करते हो ये तो एंटी सोसाइटी मॉडल है। तो इसके रिप्लाई में मैंने आपका सवाल मैंने उठा लिया, तो मैं इसके रिप्लाई में आपको कहना चाहूंगा कि दो बातें हैं। एक तो है इकोसिस्टम, इकोलॉजी। इस धरती पे बहुत सी स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रही हैं। जब ये धरती होंद में आई तो बहुत सी वेजिटेशन और जीव जंतु पशु वो सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। तो इसमें एक लॉ ऑफ इकोलॉजी है। यहाँ पे हफड़ा दफड़ी नहीं है। कोई कोई ऐसे नहीं है कि कोई जीव किसी को हर किसी को खा रहा है। अगर बिल्ली ने चूहा खाना है तो वो डड्डू भी खा जाएगी, ऐसे नहीं है। सब कुछ एक पैटर्न में है, एक डिजाइन में चल रहा है, एक बैलेंस में चल रहा है। एक बैलेंस में चल रहा है। नेचर का एक बैलेंस। हाँ, एक नेचर का एक बैलेंस है, एक लॉ ऑफ इकोलॉजी है। जी। तो इस लॉ ऑफ इकोलॉजी में क्या है कि कोई भी जीव है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जहां से खाता है वहीं रिटर्न करता है वापस उसी धरती को। कोई भी जीव ले लो, वो जहां से खाएगा और वहां से ही अपना ड्रॉपिंग करेगा। तो ये मनुष्य भी ऐसे ही करता था, ये ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही करता था आज से 100 साल पहले तक। जहां से खाता था वहां से वहां रिटर्न करता था। लेकिन पिछले 100 साल में इसने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया जो इकोलॉजी के डिजाइन के कॉन्ट्रेरी है। इकोलॉजी के डिजाइन के कॉन्ट्रेरी डिजाइन क्रिएट कर लिया कि मैं तो निकालूंगा और मैं वापस नहीं करूंगा। ये किसने डिजाइन किया है? ये ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डिजाइन किया है, हमारी सोसाइटी ने डिजाइन किया है। जी। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा मॉडल है, जो मैं कहता हूं कि मैं यहां से निकालता हूं उसी को वापस करता हूं। तो मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो कॉन्ट्रेरी टू इकोलॉजी हो। मेरा डिजाइन कॉन्ट्रेरी टू इकोलॉजी तो नहीं है। हाँ, मेरा डिजाइन कॉन्ट्रेरी टू सोसाइटी जरूर है। आप कह सकते हो, बोल सकते हो। मैं यहाँ कहूंगा कि अगर सोसाइटी ही गलत हो जाए, अगर सोसाइटी ने ही गलत डिजाइन कर लिया तो फिर परवेल क्या करेगा? क्या लॉ ऑफ इकोलॉजी परवेल करेगा या लॉ ऑफ सोसाइटी परवेल करेगा? एक और उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे पंजाब में एक दरिया बहता है, सतलुज। सतलुज दरिया आज से 100 साल पहले मान लीजिए 100 एकड़ की एक स्ट्रिप में बह रहा है। धीरे धीरे चलते चलते उसका पानी आना कम हो गया और अब उसका फ्लो 20 एकड़ में रह गया, और 20 एकड़ की स्ट्रिप में वो फ्लो कर रहा है और बाकी की वो लैंड है दोनों तरफ किनारों पे वो खाली पड़ी है। कोई सरकार आई, उसका दिल किया कि वोटों बटोरी जाए, और उन्होंने दोनों साइड की लैंड्स को, किसानों को, एक विधानसभा में एक कानून पास कर दिया और वो लॉट कर दी किसानों को कि आप इस पे खेती कर सकते हो। उस लैंड पे एक किसान मगर सिंह ने जमीन का प्लॉट उसको लॉट हुआ था और उसने वहां खेती करने लग पाया और उसमें अपना एक घर बना लिया। तो थोड़े सालों के बाद वो बारिश ज्यादा आई और वो बारिश में उस वक्त घर भी बह गया और उसकी भी जान चली गई। अब हम इसको देखें तो अगर वो मगर सिंह ने वो
दरिया के बहा के बीच में जो घर बनाया है, जो खेती कर रहा था, क्या वो उसका काम कोई इलीगल था? नहीं, बिल्कुल हम्म भी इलीगल नहीं था, क्योंकि हम्म सोसाइटी ने परमिशन दी है, लॉ ऑफ लैंड, लैंड लॉ ने उसको अलाउ किया है, देश की कानून पास हुआ है, और उसको हम्म, वहां पे उन्होंने अपना घर बनाया, तो उसने कोई इलीगल तो काम नहीं किया। जी हाँ, अगर हम उसको देखें कि क्या उसका काम उसके दरिया के बहा के बीच में से अपना मकान बनाना, खेती करना, क्या उसका काम ये नेचुरल था? नहीं, ये अननेचुरल काम था। तो क्या हम हम्म ह्यूमन बीइंग्स अपने अननेचुरल एक्ट को बाय लॉ और बाय सोसाइटी की अप्रूवल से हम उसको लीगलाइज, हम उसको नेचुरल हम्म, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उसको लीगलाइज कर सकते हैं, ये हमारे पास है, हम उसको लीगल हम्म, कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नेचुरल नहीं कह सकते। तो बिल्कुल हमारा जो हमारा ह्यूमन बीइंग का डिजाइन है, वो कॉन्ट्रेरी टू इकोलॉजी हो गया है। तो हाँ, मेरा बिल्कुल मॉडल। सरफ जी, जी आई थिंक मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, एक दुनिया में इंसानों के बनाए हुए लॉ से सबसे ऊपर होता है यूनिवर्सल लॉ, यस, भगवान यस, का बनाया हुआ लॉ। तो यस, यस। नेचर के अगेंस्ट जाके अगर आप कर रहे हैं कुछ भी काम, तो बेशक सोसाइटी उसके लिए आपको ठप्पा लगा दे कि हाँ, जैसे आजकल है कि हाँ केमिकल यूज कर सकते हैं, तो भर भर के हम्म, लोग कर रहे हैं, हम्म, लेकिन वो नेचर के तो खिलाफ है, यूनिवर्सल लॉ के तो खिलाफ है। तो बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। आप बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे लगता है आपके साथ तो एक सेशन, हमें बहुत सारे सेशन करने पड़ेंगे। सो फार्म सिर्फ अनाज उगाने की जगह है, या इंसान को भी उगा सकता है? अब इसमें थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बात यह है, क्योंकि मैं आपको बहुत सुनती हूँ, आप कहते हैं कि फार्म को एक हीलिंग सेंटर होना चाहिए, एक वेलनेस सेंटर होना चाहिए, एक लर्निंग सेंटर होना चाहिए फार्म। और मैं इसके बिल्कुल, क्योंकि ये मैं आपको बताती चलूं कि मेरा भी ये ड्रीम है, मेरा ये बहुत ही पैशनेट ड्रीम है कि मैं अपने फार्म को एक हीलिंग सेंटर, एक वेलनेस सेंटर और एक कहते हैं ना लर्निंग सेंटर बनाऊं। पहले तो अपने परिवार वालों के लिए, फिर अपनी सोसाइटी वालों के लिए और कम्युनिटी वालों के लिए। सो आई थिंक आपका ये जो सपना है वो कहाँ से आया, कब आया, और कोई एक्सपीरियंस आपका अपना, जैसे आपने बताया, मेरे को लगता है जैसे अभी इतनी सारी लर्निंग जो हमने अभी अब तक सुना है, मे बी दैट वाज द रीजन। और वो जो आपके ब्रदर को कैंसर हुआ, फादर को कैंसर हुआ, आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव, इन सब चीजों ने आपको इस तरफ, इस ड्रीम को देखने के लिए इच्छुक बनाया। और आपको क्या लगता है कि आज के समय में दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, सोसाइटी की ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हर किसान को अपने खेत को, अपने फार्म को एक वेलनेस सेंटर, एक लर्निंग सेंटर और एक हीलिंग सेंटर, वेलनेस सेंटर की तरह बनाना चाहिए? ओवर टू यू। हाँ जी। अ, ये एवोल्यूशन है, मैंने धीरे धीरे यहाँ से सीखा है। जब मैंने शिफ्ट किया तो सन 2024 में, तो मैं शिफ्ट कर गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, और मैंने सब कुछ अपने फार्म का सेल करना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद एक सवाल खड़ा होता था कि मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, और मेरे पास अपनी लेबर को देने के लिए पैसा कैसे आएगा, तो मैं कैसे इसको इकोनॉमिकली कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। तो उसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ डिजाइन ऐसे निकालने पड़ेंगे कि मेरा फूड कंज्यूम हो, और वो यहाँ फार्म पे ही कंज्यूम हो, वो फूड ट्रेवल ना करे। फूड ट्रेवलिंग मैं मानता हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि सबसे, मगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे खतरनाक यहाँ पे क्या वर्तारा वापर रहा है पूरी धरती पे, तो मैं बोलूंगा कि वो है फूड ट्रेवलिंग। फूड ट्रेवलिंग बहुत खतरनाक चीज है। फूड फूड को माइनिंग भी ट्रेवल, जिसे आप कहते हैं ना, हाँ, फूड फूड माइनिंग, हाँ, माइनिंग, हाँ, न्यूट्रिशन माइनिंग, माइनिंग। न्यूट्रिशन माइनिंग। तो ये फूड ट्रैवलिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे अलग अलग तरह के डिजाइन देखने पड़ेंगे। तो मैंने फिर काफी डिजाइन्स को इम्प्लीमेंट किया अपने फार्म पे। मेरा 20 जी एकड़ का फार्म है, इसमें जो फूड प्रोड्यूस होगा, तो उसको कैसे कैसे हम उसको यहाँ पे कंज्यूम किया जाए। तो एट प्रेजेंट हम 5 मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। मेरा पहला मॉडल है, वो है टू फार्म टूरिज्म। तो हमारे पास लोग आते हैं, फार्म देखने के लिए आते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं। और जी सेकंड मॉडल हमारे फार्म का है, वो है फार्म स्टे। फार्म स्टे में हमारे पास बहुत अच्छा काम है। लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, वो और यहाँ का फूड कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे ड्रॉपिंग करते हैं। तो मेरा फूड भी ट्रैवल नहीं किया, न्यूट्रिशन ट्रैवल नहीं किया, और जी साथ में मेरे पास रेवेन्यू जनरेट भी हो गया। ओके तो ये हमारा जो है सेकंड मॉडल है।
और ओके। थर्ड मॉडल है हमारे पास फार्म स्कूल। फार्म स्कूल का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। फार्म स्कूल में क्या है कि हमारा जो संडे को ओपन होता है ये फार्म स्कूल, तो संडे को हम बच्चों को लेते हैं और उनको हम नेचर के साथ, सॉइल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज हमने डिजाइन की हैं जी। कि उनको पता चले कि फूड कहाँ से आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा मॉडल है फार्म स्कूल। और फोर्थ ओके। मॉडल है हमारे पास फार्म रेस्टोरेंट। हमारे फार्म पे अपना एक रेस्टोरेंट है, तो उसमें हम फूड ग्रो करते हैं। इसको हमने लिमिटेड किया हुआ है। इसके साथ फार्म रेस्टोरेंट के साथ हमारी माइनिंग होती है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे और फूड खाएंगे और ड्रॉपिंग तो नेक्स्ट डे होगी ना, तो इसके इसके साथ हमारी माइनिंग होती है। तो इसलिए हमने इसको लिमिटेड कर दिया, और लिमिटेड कर दिया ओनली संडे कर दिया। सिर्फ संडे को दिन, एतवार के दिन हम इसको ओपन करते हैं। तो जी। इसमें लिमिटेड थालीज बनती है, 50 थालीज होती हैं। उसको भी ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ता है पहले। तो ये हमारा रेस्टोरेंट है। तो बहुत प्यारा, मैं देख रही हूँ जो भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं लोग, काफी बहुत ही खूबसूरत आपने डिजाइन बनाया है। और अगर आप लोग कहीं भी हैं, पंजाब में हैं, मैं कैप्शन में इनका एड्रेस जरूर दे दूंगी। और सबसे कमलजीत जी, पता है मेरा भी ड्रीम है आपके फार्म में आके और यहाँ रहूं, सीखूं, बिकॉज वो जी बहुत जी जी। ज्यादा लर्निंग होगी। पर आपने बहुत ही दिल से बनाया है, उसमें दिख रहा है। तो हमने ब्यूटीफुल। हमने सारा कुछ लोकल मटेरियल को हम कोशिश करते हैं ऑफ ग्रिड मॉडल बनाने की। तो जी। जो भी हमारा यहाँ पे डिजाइन होता है उसको 3 आवर्स में से हम निकालते हैं। रिड्यूस योर कंजम्पशन, रिसाइकल और रीयूज। ये आप चेयर्स जी। देख रहे हो, ये हमारा मलबेरी टूथ है जो उसकी बनी बहुत ही हुई। प्यारी लग रही है। ओके। हाँ। मेलबरी इसका बना हुआ है। और ये जो पीछे जो घर है, ये मड हाउस है, ये मिट्टी का ये बना नहीं, हुआ है। ये तो है जो हमारी किचन है। ये बिल्डिंग पक्की ईंट की है। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें हम जी। ट्रेनिंग लगाते हैं, खेती की ट्रेनिंग लगाते हैं। ये हमारा ओके। जूस बार है, ये भी मड का है। जी। बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस। और ये आपका जो कार्बन का वो है, मैं देख रही हूँ, बहुत ही डीप ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये बहुत सही है कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसी से हमारा न्यूट्रिशन, हमारे सॉइल की हेल्थ जो है वो खराब होती है। इट्स लाइक हमारे बॉडी से हम खून चूस चूस के कोई लेके जाता रहे तो हम खोखले से रह जाएंगे। तो उसी हाँ तरह हाँ हमारी मिट्टी में से भी अगर हम न्यूट्रिशन खींचते चले जाएंगे और कुछ डालेंगे नहीं, तो द सॉइल विल बी वेरी वीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी चेयर का एक और मॉडल है, ये भी इसकी बनी हुई बहुत है। खूबसूरत है ये मॉडल, मैं बिल्कुल अपने खेत में लाना चाहूंगी। जी 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 बहुत जी प्यारा है। जी जी जी। तो हमारे हमने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत काम किया है। जैसे जो केमिकल फार्मिंग में होता है वो मोनोक्रॉपिंग पैटर्न होता है, उसमें एक ही तरह की फसल होती है। जी। और उसको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर होती है, और खेत में से बिल्कुल टोटली माइनिंग मॉडल होता है। जी। जी। तो यहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी पे काम किया है। हमारे पास हमने फ्रूट्स पे बहुत काम किया है, ट्रीज पे बहुत काम किया है। जी। टोटल 180 स्पीसीज है हमारे पास पेड़ों की, 180 स्पीसीज। तो ओके। उसमें उसमें 30 से ऊपर स्पीसीज हैं वो फ्रूट की हैं। ओके। तो इसमें आप जिस भी ट्रीज का नाम लें वो हमारे फार्म पे आपको मिल जाएगा, हर तरह की फसल मिल जाएगी। तो हम्म। अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी ये पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत काम जरूरी करती होती है। है। हाँ, जरूरी होती है। बिकॉज वो कहते हैं मल्टी लेयरिंग, जो हम अगर मतलब उगाएं तो हम अपने एक तो पूरे लैंड को मल्च करके रखे हैं, मिट्टी को खुला नहीं छोड़ते हैं। हाँ, दूसरा मिट्टी को हम खुला नहीं लोग, छोड़। हाँ, मिट्टी को खुला छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मिट्टी तभी खुश रहती है। हाँ उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। उसके अलावा हम लोग जब हम लेयरिंग करते हैं तो हम एक इको डाइवर्सिटी भी लेके आते हैं, जिसमें कि हर चीज सर्वाइव कर, और फिर वो पेस्ट कंट्रोल अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली। एम आई जी जी राइट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास इस पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की फूड चेन्स बनती है। जी। अगर हम किसी को भी डिस्टर्ब करते हैं तो वो पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे मेरे खेत में एक सांप को मैंने मार दिया, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो सांप मर जाएगा तो यहाँ पे चूहों की गिनती बढ़ जाएगी। तो पूरी हम्म। पूरी चेन्स बनी हुई है इकोसिस्टम में। जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे मेरे फार्म पे अपने आप वो पूरी फूड चेन्स एग्जिस्ट कर रही हैं।
हम किसी तो को डिस्टर्ब नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सभी आजकल कवलजीत जी बहुत बारिशों का मौसम है, कोई कैजुअलिटी तो नहीं है सांपों से हुई? क्योंकि हाँ नहीं, अभी हम हमारे पास यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। हम तो हम्म बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं बारिश को। हम्म तो हम्म। ये मिर्ची नहीं, है। बट वैसे कोई कैजुअलिटी कुछ ऐसा? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। ओके, बिकॉज अभी हमारे, मैंने भी सुना है हमारे गांव में भी ना वो बड़ा खतरनाक सांप होता है, वो निकले हैं दो तीन, अच्छा, क्रेट नहीं नहीं। करके होता है ना। हाँ सो हाँ बट हाँ, आई नहीं नहीं थिंक नहीं। नहीं, ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस सांप को खाने वाले भी तो बहुत है ना। जी यहाँ पे जी, सांप को खाने वाले भी बहुत हैं। तो हर वही है कि किसी का। अगर, क्योंकि हाँ जो अगर बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है तो वो चीजें हमें खतरा नहीं देंगी, लेकिन अगर नहीं हाँ बनी है तो फिर वो थोड़ा यहाँ वहाँ हाँ, कहते हैं ना, देन दे आर लिटिल रेस्टलेस हो जाते हैं वो भी। बिल्कुल अगर, बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल 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 चलिए बिल्कुल। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रैक्टिकल कहते हैं ना, हर किसान बदलाव चाहता है, और हर, जी मेरे को लगता है कि जैसे आपने तो अपने ड्रीम को ट्रू किया है, लेकिन हर इंसान, हर किसान ये चाहता है, जी, लेकिन घर चलाना भी बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल। अगर कोई किसान आज नेचुरल फार्मिंग शुरू करना चाहता है, लेकिन इनकम की चिंता है उसे, और अपनी रोजी रोटी और अपना, ये कहते हैं ना, ब्रेड एंड बटर, उसकी चिंता है, तो आपका क्या एडवाइस उसको आप देंगे? हालांकि आपने बहुत अच्छा मॉडल बता दिया है कि आप इस तीन चार तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन छोटे किसानों की, हाँ जो इस तरफ बढ़ना चाहेंगे। सो हाँ जस्ट ओनली फॉर द, क्या ये जो नेचुरल इस टाइप का जो मॉडल है, क्या वो सिर्फ रिच और पॉश लोगों के लिए है, या फिर एक आम किसान भी इस पे उतर सकता है? हाँ, मेरे पास मेरा एक ट्रेनिंग सेंटर भी है और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। मैं साल में 2 ट्रेनिंग लगाता हूँ। जी मेरे पास लोग आते हैं, जैसे पंजाब में एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 5 एकड़ है। मान लो मेरे पास के एक किसान आया, उसके पास 5 एकड़ लैंड है। तो जी उसने मेरे से ट्रेनिंग ली और मेरे से समझा। उसने वो एग्री किया कि हाँ, मैं इसको सहमत हूँ आपसे कि मैं माइनिंग कर रहा हूँ। अब मैं जो जी, खेती कर रहा हूँ केमिकल फार्मिंग, हम्म उसमें मैं माइनिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकल सकता हूँ इसमें? मुझे तो अपना घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। मेरी वाइफ बीमार है, उसके लिए पैसा चाहिए। बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके लिए पैसा चाहिए। जी तो जी, वो कहाँ से आएगा वो पैसा? अगर मैं आपकी खेती, आपकी तरह खेती करने लग जाऊं तो वो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? तो हम्म मैं फिर उसको बोलूंगा कि भाई, आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आप ऐसे कीजिए, आप 4 एकड़ में जो माइनिंग मॉडल कर रहे हैं उस पे वो माइनिंग कीजिए। और हम्म, इसके अलावा आप 1 एकड़ पे अपना एक फूड बैंक बनाइए। मैंने एक टर्मिनोलॉजी को नाम दिया है अब फूड बैंक। गुड फूड बैंक, बैंक का क्या मतलब है? जैसे हमारा एक बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पीएनबी बैंक होता है, जी उसमें जी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसकी बिल्डिंग होती है और दूसरा उसमें कैपिटल होती है, जी, राशि होती है। वो बैंक तभी है जब तक उसमें कैपिटल है। जब कैपिटल चला जाएगा तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग रह एक जाएगी, वो बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर ही रह जाएगा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो वो हम्म एक बिल्डिंग रह जाएगी। तो वो जो है बैंक नहीं रहेगा। उसी हम्म तरह फूड बैंक एक जमीन का टुकड़ा है और हम्म जिसमें न्यूट्रिशन की राशि है, न्यूट्रिशन की हम्म, राशि है, उस कैपिटल है। जी, तो आपने एक फूड बैंक बनाना है। तो हम्म उसमें 1 एकड़ में आप, मैं उस किसान को राय दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 1 एकड़ में अपना फूड बैंक बनाइए, उसमें हम्म अपना फूड ग्रो कीजिए और खाइए और उसको रिटर्न करते जाइए। तो वो हम्म 1 एकड़ में ये जो फूड बैंक होगा, ये हम्म आपका सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और चार हम्म एकड़ में आप माइनिंग करते चलिए। तो हम्म उसके बाद 3 साल 4 साल बाद में देख लेना आप कि ये हम्म माइनिंग चल रही है। माइनिंग नहीं चलेगी, ये लास्ट टाइम समय पे पहुंच गया है ये माइनिंग वाला मॉडल। और जो 1 एकड़ में आप रिसाइकलिंग मॉडल पे आप शिफ्ट हुए हैं, आपने अपना फूड बैंक बनाया है, उसके साथ ही आप एक छोटा सा फार्म स्टेक का एक जुगाड़, बोल सकता हूँ मैं, जुगाड़ कीजिए। आप हम्म, सिटीज के लोगों को इनवाइट कीजिए कि मेरे घर में आप आइए, मेरे पास रहिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा जो मैं खाता हूँ। जी तो जी, वो लोगों को इनवाइट कीजिए, वो लोग आपके पास आएंगे रहने के लिए। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये बहुत कहते हैं ना, एक अर्थ शेटरिंग आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कमलजीत जी। 4-5 साल या बहुत, मतलब आगे बहुत हो गया तो 10 साल, 10 साल में वो हाँ, माइनिंग जिस लैंड पे कर रहे हैं, 4 एकड़ या वो जिस नहीं भी, चलेगी, वो नहीं वो चलेगी इससे उसका ज्यादा। सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जो ये वाला जहां वो बैंक बना के न्यूट्रिशनल बैंक बना रहे हैं, शायद वो एरिया इतना फ्लरिश करेगा कि वो उनको, उनकी रोजी रोटी क्या, उनको और भी बहुत सारे
हाँ साधन प्रदान करेगा। ये बहुत हाँ प्यारा हाँ, मैं कॉन्सेप्ट है। उनको बोलता हूँ कि आप दोनों मॉडल पे शिफ्ट हो जाओ। 1 एकड़ में रिसाइकलिंग मॉडल पे, जो मेरे वाला मॉडल है, और जी 4 एकड़ में आप माइनिंग वाला मॉडल कंटिन्यू रखें। और 2-3 साल बाद देख लेना, आपको जो अच्छा लगे उसको मल्टीप्लाई, उसको बढ़ा लेना। अगर आपको अच्छा लगे कि ये रिसाइकलिंग मॉडल को हम बढ़ा सकते हैं तो उसको बढ़ा लेना। अगर आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है तो आप माइनिंग पे चले जाना। तो दोनों मॉडल आपके पास होंगे। आपको बहुत बहुत आपके पास खूबसूरत। चॉइस आई थिंक होगी। ये तो मुझे लगता है ये वाला जो है ये आइडिया सभी किसानों को, हर किसान को, चाहे वो 1 एकड़ का भी है, उसको कुछ कहते हैं ना, कुछ बीघे पे वो अपना एक हाँ ये बैंक बना ले, न्यूट्रिशनल बैंक, जो आपने एक जो हाँ आपने हाँ, फूड कहते बैंक। हैं फूड बैंक। बहुत प्यारा आइडिया है, और आई थिंक वही उनको पालेगा आगे आने वाले 10-15 साल के बाद भी वो पाल रहा होगा। बहुत ही अच्छा आइडिया, आई थिंक ये बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है। तो मैं तो बिल्कुल मैं आपके आइडिया से इसलिए भी बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज बहुत गौर से सुने हैं कंवलजीत जी, और वो बहुत प्रैक्टिकल हैं एक्चुअली, क्योंकि जी यू आर मेकिंग सेंस। आप लोगों को सोसाइटी के डेफिनेशन के हिसाब से मे भी थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे, लेकिन नेचर की हाँ डेफिनेशन के हाँ, हिसाब से चल के। मेरी बातें एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को थोड़ी सी चटपटी और लग सकती हैं, लेकिन किसी और प्रजाति को, अगर कबूतर को, बिल्ली को, वो मेरी बातें समझे तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, यही यही लाभ यही, इकोलॉजी हाँ, है। बिकॉज वही कह रही हूँ ना, नेचर, वही मैं कह रही हूँ, आप यूनिवर्सल लॉ को आगे करके चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कभी भी फेल नहीं होगा अगर हम उसको हाँ पैशनेटली चलते चले उसकी तरफ। वो हमें कभी जी भी निराशा नहीं देगा। और मैं ये जी। भी जानना चाहूंगी कंवलजीत जी, आप कह रहे थे कि आपकी गांठें थी एंड ऑल्सो एट दैट 2006 के दौरान, अब आपकी सेहत और आपकी हेल्थ का क्या प्रॉब्लम। रिपोर्ट कार्ड है? हाँ हाँ, मेरे पास जो डॉक्टर ने बोला था कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। मैं सब सब एलमेंट वाह। से निकल गया हूँ। तो मैंने डॉक्टर लुईस पॉलिंग को थोड़ा स्टडी किया। वो 2 टाइम्स नोबल लॉरिएट है डॉक्टर लुईस पॉलिंग। तो ओके। उनकी उनकी एक क्वेट है, वो कहते हैं कि यू कैन ट्रेस एवरी एलिमेंट, एवरी डिजीज एंड एवरी सिकनेस टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। वो आगे जाके बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स 90 तत्व चाहिए हमारी बॉडी को, जी। 90। तो वो कहाँ से आएंगे? वो सॉइल से आएंगे। तो अगर वो पूरे हो जाएंगे आपके फूड में, तो आपको कोई एलिमेंट नहीं रहेगी। तो बीमारी तो क्या है, ये हमारा लाइफस्टाइल गलत है, हमारे फूड में न्यूट्रिशन की कमी है, उसके साथ ही हमें ये तो एलिमेंट्स आ रहे वेरी हैं। नाइस, आप यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल कि आपने किस तरह से जो सोसाइटी के बने रूल्स हैं उनके उनके हिसाब से आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए थी पंद्रह हाँ बीस साल पहले, पर अभी भी आप इतने शिद्दत से, आप ना कि अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन आपने हीलिंग सेंटर बना लिया है। जी ब्यूटिफुल, आई थिंक मेरा सैल्यूट है, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोगों को आप बहुत इंस्पिरेशन दे रहे हैं। जी। हमारा हमारा एक मॉडल मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये मॉडल जी। थोड़ा पहले पहले शायद बताया था, ये फार्म स्कूल है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये मड की जी। बनी हुई बिल्डिंग है सारी। हमारी ओके। कंस्ट्रक्शन मोस्टली 70% कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मड की है। ये जी। मड का बना हुआ है। ये हमारा ओके। फार्म स्कूल है। तो इसमें हम संडे को बच्चों को लेते हैं और बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें एक हमारी एक्टिविटी है कि हमारे पास बड़े तरह के पेड़ हैं, तो हम 20 पत्ते को कलेक्ट करके लीव्स को बच्चों को देते हैं कि जो बच्चा इसको पहचानेगा कि ये कौन से पेड़ के लीफ हैं, तो वो विनर होगा। उनको हम एक प्राइज देंगे। वो प्राइज भी क्या देंगे? वो हम मुर्गी का अंडा देंगे उनको। वाह। बहुत अच्छा। बिकॉज मैं तो सोच रही हूँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे हैं, इवन सिंगापुर में भी अगर मैं बोलूँ कि दूसरे देशों में भी, क्योंकि आजकल उनके लिए खाना कहाँ से आता है? मॉल से आता है। उनको तो हाँ पता भी नहीं है कि गाजर जो है वो जमीन में उगती है या पेड़ों में उगती है या क्या होता है। वो सोचते हैं गाजर भी पेड़ों में उगती है और शलगम भी पेड़ों में मॉल से आती हैं सब चीजें। सो जी वेरी जी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज इससे मुझे भी याद आता है कंवलजीत जी, मैं भी लास्ट टू लास्ट टाइम जब से मेरे को ये मिट्टी सॉइल हेल्थ के बारे में जागरूकता मेरे खुद को मतलब टच किया, तब से मैं भी इस पे लगी हुई हूँ। और मेरे को याद है कि लास्ट टू लास्ट टाइम मैं गई थी अपने होम कंट्री में, इंडिया में, जी उत्तराखंड की हूँ मैं। तो जी वहां मैंने भी 10th और 12th के बच्चे, मैंने इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल, उस दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो मैंने उनको एक इनवाइट किया कि आप बच्चों को मेरे स्कूल हमारे खेत में भेजिए, हम हम्म उनको वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। मतलब मिट्टी से जोड़ना चाह रहे थे, तो एक प्रोजेक्ट ये क्योंकि मैं करने वाली थी, तो मैंने उनको बुलाया।
सो जी बच्चे इतने खुश हुए, और मतलब उनकी जो, और खासकर बहुत सारे बच्चे जो थे वो किसान बैकग्राउंड से ही थे, लेकिन फिर भी उनको कितनी चीजें नहीं पता थी। तो हमें बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उनको जोड़े मिट्टी के साथ। और आपका जी फार्म देख के तो मुझे लग रहा है कि बस मैं वहां पहुंच जाऊं। बहुत खूबसूरत है। कितने थैंक खुश जी हैं जी। पौधे इतनी गर्मी में भी, क्योंकि मैंने हाँ सुना है, अभी आप जैसे बता रहे थे, बारिश भी नहीं हुई है, बारिश नहीं लेकिन हुई, बारिश नहीं हुई। एक एक पौधा इतना खुश है। मतलब दिख रहा है उसकी जो खुशी है ना, उनकी हरियाली जो है वो देख के लग रहा है कि दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हैं, उनकी बहुत अच्छे से कद्र होती है। तो वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। जो उनको जी पाल जी भी रहे हैं। जी ओके, अब मैं एक थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम जी अक्सर जी। उंगलियां किसानों की तरफ उठाते हैं कि अरे किसान ऐसा नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो कमलजीत जी, मेरा जो क्वेश्चन है, क्या केमिकल के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? नहीं। डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगी यहाँ पे, मैं गवर्नमेंट और सरकार और इनके चक्कर में नहीं पड़ रही, और उनको जिम्मेदार ठहराने के लिए नहीं बात करी, लेकिन क्या कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन कंज्यूम तो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना, फूड इज एवरीबडीज बिजनेस। तो जो कंज्यूमर्स की चॉइस है और उनका लाइफस्टाइल है, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? ओवर टू यू। हाँ देखिए मैं इसको मानता हूँ, पहले मैं भी मानता था कि हमारी सरकारों की गलती है, कि कुछ पॉलिटिशियंस की गलती है, उन्होंने हमें ऐसे इस तरफ धकेल दिया। लेकिन धीरे धीरे जब मैं भी सीख रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं अब मेरा मानना है कि इसका जिम्मेवार कोई भी नहीं है। ये एक एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन का पार्ट है। जी। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारा ह्यूमंस बीइंग का जो इंटेलेक्ट है वो हाई हो रहा है। तो हम्म। मैं देखूं, अब मेरी उम्र 50 साल है, जब मैं 10 साल का था तो मेरी जितनी समझ थी आज उतनी समझ 5 साल के बच्चे की है। तब विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स का इंटेलेक्ट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इंटेलेक्ट बढ़ेगा तो ये आदमी, ये वस्तुएं बनाएगा। तो जो भी वस्तु बनेगी वो भोजन की बनती है। जो भी वस्तु बनती है, हमने मोटरसाइकिल बनाया, मिट्टी में से आयरन निकाला और आयरन निकाल के हमने मोटरसाइकिल बना लिया। तो ये आयरन क्या था? ये मेरा फूड था। मैंने मिट्टी से आयरन निकाला तो मिट्टी में आयरन कम हो गया, और अब मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहता है कि आयरन की गोली लो भाई। मैं कहता हूँ आयरन कहाँ गया? वो कहता है वो आपने निकाल के मोटरसाइकिल बना लिया ना आयरन का। तो मैं जितनी भी वस्तुएं बनाऊंगा वो वस्तुएं हमारे फूड की बनेगी। ये गोल्ड है, ये क्या था? ये गोल्ड हमारा फूड था। पुराने समय में मैं मेरा दादा परदादा बीमार हो जाते थे तो वो वैद्य के पास जाते थे। वैद्य पहले तो होर और औड़ करता था, और बाद में कहता था कि अब इसको सोन भस्म देना पड़ेगा और चांदी भस्म देना पड़ेगा। सोन चांदी क्या है? हमारा फूड है। और हमने मिट्टी में से सोना निकाला और उसके गहने बना के हमने गहने बना लिए, वस्तु बना ली। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंटेलेक्ट बढ़ेगा तो ये आदमी वस्तुएं बनाएगा, ये वस्तुएं बनाएगा, वो वस्तुएं फूड की बनेंगी, फूड की शॉर्टेज आएगी। तो इसका गुनाहगार कोई भी नहीं है। मैंने पहले कई बार ऐसे बोल दिया था कि मेरे दादा का समय बहुत अच्छा था, बहुत मेरा दादा बहुत मेहनती था, वो बहुत नेचर लवर था, ये ऐसे मैंने कई बार बोला। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे दादा के समय में, आज से 50 60 70 साल पहले, अगर एप्पल का फोन आया होता तो क्या मेरा दादा एप्पल का फोन ना लेता? उसने भी ले लेना था। ले लेते तो, हैं। तो ये जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ेंगी सोसाइटी में तो उसका कंजम्पशन तो होगी होगी। तो अगर वहीं उस समय एआई आया होता तो मेरे दादा ने भी मोबाइल में एआई चलाना था। तो वस्तुएं नहीं थी। जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ेगी वैसे तैसे फूड की शॉर्टेज आएगी, और फूड की शॉर्टेज बहुत खतरनाक है। तो फूड इसलिए में सबको फूड बैंक तो बना ही लेना चाहिए। खासकर हाँ हमारे हाँ, सभी बिल्कुल किसानों बिल्कुल। को इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और हाँ और फिर वही कहते हैं ना कि अपने आसपास ही अपने, इसलिए मैं, मेरे ये फिलॉसफी है कवलजीत जी की, मैं कहती हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदार हैं, क्योंकि वो ज्यादा हैं खरीदार और किसान बहुत कम है, तो जो खरीदार है वो अपने आसपास के किसानों को अडॉप्ट करें, है ना, कि हाँ जो हाँ अपने लोकल किसानों को अडॉप्ट करें और उनसे सीधी चीजें लें, तो उनका भी फायदा है, उनका भी फायदा है। जो मेहनत कर रहे हैं फिर शायद उनको वो केमिकल डालने की जरूरत ना पड़े।
है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं फूड बैंक की बात करता हूँ तो बड़े लोगों को ये सवाल भी आता है कि ये फूड बैंक तो उन लोगों के लिए ही है ना जिनके पास अपनी जमीन है। अगर मैं शहर में रहता हूँ तो मेरे पास कोई जमीन नहीं है, तो मैं कैसे फूड बैंक बना सकता हूँ? तो भाई आप हम्म। बना सकते हो। आप अपनी रूफ टॉप गार्डनिंग भी कर सकते हो, वो भी आपका फूड बैंक है। हम्म। अगर आपके पास छत भी नहीं है तो आप तो भी बना सकते हो। आप कलेक्टिवली, एक हमने मेरी बुक आई है फूड बैंक उसका नाम है, और उसमें हम्म। हमने सभी बातें की है फूड बैंक के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बातें की है उसमें। तो जी। उसमें हमने कोऑपरेटिव जो फूड बैंक है उसकी भी बात की है कि आप 10 12 50 कंज्यूमर रल के किसी हम्म। किसान की जमीन को लेके जो कम्युनिटी फूड हम्म। बैंक है वो भी बना सकते हैं। तो जी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको फूड अपना बैंक तो बनाना पड़ेगा। फूड नहीं मिलेगा आने वाले समय में। आपके पास हम्म। बहुत वस्तुएं होंगी, बहुत पैसा होगा, हम्म। लेकिन फूड नहीं होगा। या आजकल वो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कमलजीत जी कि आप प्लॉट जो है किसान हाँ से एक एक प्लॉट अपना उनको दे दे, वो उनकी केयर करें, वो ही हाँ उनको करें, और वो वहीं से लेके और फिर जो अपना वेस्ट है या जो अपना वेज किचन वेस्ट है या वट एवर वेस्ट है वो आके उनको दें, ताकि वो खेत को वापस लौटा भी सकें। तो जी ये जी जी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इस तरह से बैलेंस एक हम बना सकते हैं कि मॉडर्न जो चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये बहुत एविडेंट हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को। अभी मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी छोटी बच्ची जो कि यूके में रहते हैं, जी उनकी छोटी सी बच्ची को जो कि 7 साल की है उसको पेनक्राइटिक कैंसर हो गया है। सो हाँ इट्स लाइक सो इट्स वेरी एविडेंट इन लाइक हर घर में ये चीजें दिख रही हैं। तो वो बिकॉज बिल्कुल। ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से ही है। बड़ी बड़ी मॉलों में जो हम सामान लेके आ रहे हैं, एक खाना, एक भिंडी, एक प्याज, जैसे सिंगापुर में तो कुछ भी उगता नहीं है, तो हर चीज बाहर से आती है, तो वो जब तक वहां तक पहुंचती है उसका न्यूट्रिशन तो वैसे ही जीरो हो जाता है। यस तो यस यस वी यस। शुड अंडरस्टैंड, वी शुड बी, नाउ इट्स अ हाई टाइम, हमें सबको आंखें खोलनी चाहिए। तो जरा अब आप कैमरा फेस कीजिए, आपका खेत तो मैं जरूर देखने, आपका जो पूरा का पूरा ये एरिया है ये जरूर देखने आएंगे। इट इज जी ब्यूटिफुल। जी जाते जाते एक रैपिड फायर क्वेश्चन कुछ हो जाए आपसे, जी क्योंकि जी हमने जी बहुत सीरियस सीरियस बातें कर ली है, लेकिन आपके खेत को देख के मतलब बहुत एनर्जी आ गई है मुझे। जी। आई एम थैंक यू श्योर जो थैंक यू देख रहे हैं उनको भी। थैंक सो यू। कमलजीत जी, अगर आपको पूरी दुनिया को सिर्फ 1 मिनट में एक वॉइस मैसेज देना हो और वॉइस मैसेज देने का मौका मिले, तो आप सॉइल के बारे में उनको क्या बोलेंगे? हाँ, मैं बोलूंगा कि हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन है वो कोक डिस्टेंस से आइसोलेशन की ओर बढ़ रहा है। हम जंगलों से आए हैं। हम जैसे जैसे एवोल्यूशन हमारा हो रहा है, हम विकास कर रहे हैं, तो हम आइसोलेट हो रहे हैं। हम निकालते जा रहे हैं। हमें सांप की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले सरवाइव करेंगे, तो हम आइसोलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ तो ये रास्ता गलत है। हमें दोबारा वापस को डिस्टेंस की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब हम आइसोलेशन में हैं। हमारी टैगलाइन है सोहनगढ़ फार्म यूनिवर्सिटी की, फ्रॉम आइसोलेशन टू को डिस्टेंस। हमें आइसोलेशन से को डिस्टेंस की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आइसोलेट होंगे तैसे तैसे ही हमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें को करना पड़ेगा। हमें को शब्द को गहराई से समझना पड़ेगा। बहुत बहुत जरूरी है। और उससे अब दिख भी रहा है को एग्जिस्टेंस, जैसे आपके खेत में आप को एग्जिस्टेंस, बिकॉज सारा इकोसिस्टम बैलेंस में है, तो दिख रहा है कि आसपास कितना खूबसूरत और हरियाली है, क्योंकि सॉइल खुश है। राइट। जी 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 जी। ओके। मिट्टी, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, मिट्टी, मिट्टी की सबसे बड़ी सुपर पावर। हाँ, मिट्टी में से हम पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही हमने समा जाना है। सब कुछ मिट्टी में। इस मिट्टी से क्या नहीं बनता? इसमें इमली भी उगती है और इसमें मिर्च भी बनती है। ये सारी खेड़ तो सब मिट्टी की है। तो मिट्टी से निकालें तो मिट्टी को वापस करना पड़ेगा। यही हमारा धर्म है। हमारे गुरुओं पीरों ने हमें मिट्टी को बहुत बढ़ाया है। तो हम रूटीन में मिट्टी को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो मिट्टी की इंपॉर्टेंस को हमें जानना पड़ेगा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं समझती हूँ मिट्टी की सुपर पावर है हमारी एग्जिस्टेंस, है ना, हम यस। जिंदा ही उसके कारण है, चाहे हाँ, उसको उसके कह लें कि कारण है। उससे। वेरी जी। नाइस। एक ऐसी चीज जो हर फार्मर को आज से शुरू कर देनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, मैंने आपका इंटरव्यू जो सुना है और आपसे किया है, आई थिंक फूड बैंक। पर आपके यस आपका यस। क्या आंसर होगा? हाँ, बिल्कुल यही अपना मेरा आंसर होगा। अगर एक किसान के पास 5 एकड़ है, 4 एकड़ है, 3 एकड़ है और 1 एकड़ भी है, तो मैं कहूँगा कि उसको अपनी डिपेंडेंसी मार्केट से हटानी चाहिए। वो फूड परचेज मार्केट से लेके आ रहा है, वो जहर लेके आ रहा है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। वो अपना फूड ग्रो करे।
तो अब वो किसान दूसरी डिपेंडेंसी पे है। एक तो वो अपनी, मान लो एक 5 एकड़ का किसान है, वो 5 एकड़ में प्रोड्यूस पैदा करता है और मार्केट में सेल करने के लिए वो हाथ फैलाता है सरकारों के आगे कि हमारा परचेज, हमारा खरीद लीजिए, और दूसरी तरफ वो मार्केट से फिर वापस लेके आता है जहर। फूड अपने अपने खाने के लिए, वो भी जहर है। तो ये दो तरह की डिपेंडेंसी हो गई। तो हमें ऐसी खेती करनी चाहिए जो सॉवरेन हो और जिसके डिपेंडेंसी ना हो, तो अपना फूड खुद ग्रो करना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी द रियल सस्टेनेबल मॉडल। आप बिल्कुल, आई यस टोटली एग्री। यस। अगर आपको किसी एक पेड़ के नीचे पूरी जिंदगी बितानी हो, एक पेड़, तो वो कौन सा पेड़ चुनेंगे आप? आम का पेड़। अरे वाह ओके। मेरे को नीम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब नीम की निबोड़ियां भी मैंने खाई है, इतनी टेस्टी होती है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो हाँ। मीठी हो सकती है। इट्स वेरी टेस्टी। सो उसकी हवा भी कहते हैं, इट्स लाइक वेरी, बट आम का पेड़ इज डेफिनेटली ऑलवेज लाइक द किंग। चलिए, जाते जाते एक बहुत ही थोड़ा सा हंसी मजाक और फन वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अपने खेत में किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट करना हो तो वो किसको करेंगे, आप करना चाहेंगे? हेलो। जी जी। हाँ, मैं इनवाइट करना हूँ तो मैं गुरदास मान को करूंगा। वो मेरे दोस्त भी हैं, गुरदास मान ओके। साहब, उनके साथ मेरा संपर्क होता रहता है। अभी तक वो मेरे फार्म पे नहीं आए हैं, लेकिन मैं उनसे मिलता रहता हूँ। अरे तो वाह। हाँ। वो भी काफी धरती से जुड़े हुए इंसान है। हाँ, वेरी काफी जुड़े नाइस। थे, उन्होंने मिट्टी पे भी जी कुछ गीत गाए हैं। जी। और अगर आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बनेगी तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? हाँ, मिट्टी मर रही है। ओके। मेरे ख्याल से उसका ये भी हो सकता है, मिट्टी को नई जिंदगी, मिट्टी को क्योंकि आप, मेरे को हाँ लगता है, एक ऐसा मॉडल बता रहे हैं जिसमें मिट्टी को एक नई जिंदगी मिलती है। सो मरने वाली क्यों, हम जिंदगी वाली बात हाँ, करें। थोड़ी जिंदगी जिंदगी की बात करें। बहुत अच्छा लगा कमलजीत जी। आप एक्चुअली यू आर अ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, और डेफिनेटली मैं बहुत खुश होंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कब आपके खेत पे आके बहुत सारी चीजें सीख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत आना, मतलब जब भी मैं इंडिया आऊंगी तो मेरा एक पहला जरूर आना। टारगेट रहेगा जरूर आपके खेत जी के जी। पूरा में, बिल्कुल। बिकॉज लगता है मुझे वहां पे इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है मुझे और कहीं सीख, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हमारे वहां पे भी, एकदम से फूड बैंक जो कहते हैं ना, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वही है कि हाँ, मेरे पास, सीखते। मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन भी करना चाहूंगा। आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, जी जी। जो डायबिटिक हैं, जहाँ जिनको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो एलिमेंट है जिसको इंस्टेंटली आप टेस्ट में आ सकता है। जैसे डायबिटीज को सौखा हो जाता है थोड़ा सा चेक करना। हम्म, अगर आप डायबिटिक हो तो मेरे खेत में जब आप एंटर कर रहे हो तो अपनी वो टेस्टिंग मशीन साथ में लेकर आना, और एंटर करते समय आपने वो अपना डायबिटिक लेवल चेक कर लेना। और ओके। यहाँ पे अगर हो सके एक नाइट स्टे कर सके तो ज्यादा बेटर है, नहीं भी तो आप मॉर्निंग आए हो तो शाम को वापस जाना है। अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो शाम को जाते वक्त फिर दोबारा चेक करना। तो आप कमाल की ड्रास्टिक चेंज देखेंगे यहाँ पे। वैसे मैं जी तो जी। लोगों को देखता हूँ कि कमाल के रिजल्ट है, कमाल के। तो बिल्कुल। आप मैं आई थिंक मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली वही है कि आपके खेत में, बिकॉज जो मिट्टी है शुद्ध है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। ग्राउंडिंग और इटसेल्फ बहुत ज्यादा हील करती है। और अगर वहां का एक दो मील खाना भी खा लिया तो डेफिनेटली लोगों को, सो डेफिनेटली प्लीज आप लोग जाइए। जो भी आप सुन रहे हैं, मैं एड्रेस कैप्शन में डाल दूंगी। जो अगर आप पंजाब में रहते हैं फिर तो बिल्कुल जाइए, पर अगर आप कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में रहते हैं और इंडिया में हैं और पंजाब जाने का मौका मिल रहा है तो आप जरूर जाइए कमलजीत जी के खेत से, और अपना रिवर्स, अपने आप को जो कहते हैं ना वेलनेस की तरफ, हाँ, लेके जाइए। थैंक यू कमलजीत जी, इट वॉज थैंक यू रियली जी। रियली बहुत इंसाइटफुल सेशन था। मेरे को लगता है आपके साथ फिर से एक बार आना पड़ेगा, और बहुत जी सारी जी बातचीत है जो हमें करनी चाहिए। जी और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि आपने बहुत ही गहराई से मिट्टी से खुद तो जुड़े ही हैं और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आप बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग बिग फेवर टू द यूनिवर्स। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोग सब ये जो लाइव है इसको पसंद करेंगे, एंड प्लीज शेयर दिस टू योर अदर फ्रेंड्स जो कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, जो मिट्टी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। एंड इफ यू आर समबडी, सम फार्मर कनेक्ट एंड डूइंग सच थिंग, प्लीज कनेक्ट टू मी डायरेक्टली, एंड आई विल डेफिनेटली लव टू फीचर यू।
Take care, stay safe, stay healthy, and take care of our soil, which is feeding all of us. Bye bye.